नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि के अंतर्गत हम लोग संधि के भेद के विषय में पढ़ चुके हैं। तो हमने संधि के विषय में पढ़ा कि संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। हम लोग स्वर संधि के भी भेद के विषय में पढ़ चुके हैं। तो आइए स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ स्वर संधि के विषय में आज की कक्षा पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारे अध्ययन का विषय है संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, संधि का दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि तथा संधि का तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। यह भेद, इन भेदों का निर्धारण कैसे किया जाता है, किन कसौटियों पर किया जाता है, इन सब के विषय में चर्चा हम लोग पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। हम फिर देखते हैं कि स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। हिंदी में स्वर संधि के 5 उपभेद माने जाते हैं, जबकि संस्कृत में स्वर संधि के 7 उपभेद माने जाते हैं। संस्कृत में स्वर संधि के पररूप और पूर्व रूप दो प्रकार के और संधि के उपभेद माने जाते हैं। तो हम लोग हिंदी देख रहे हैं। तो हिंदी में स्वर संधि के 5 उपभेद माने जाते हैं। कौन सा हो यह उपभेद, कौन कौन से हैं? तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि का चौथा उपभेद होता है यड़ स्वर संधि तथा स्वर संधि का जो 5वां उपभेद होता है वह होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के जो उपभेद हैं वह हिंदी में 5 हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के जो ये 5 उपभेद हैं, इनका जो नाम दिया गया है, इनको जो नाम प्रदान किया गया है, इनको जो संज्ञा प्रदान की गई है, वह स्वतः ही सार्थक, यानी इन्हें दीर्घ स्वर संधि क्यों कहा जाता है? यह स्वयं ही सार्थक है, इनके नामों में छुपा हुआ है। हम लोग इसके विषय में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि और तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यड़ स्वर संधि और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। यह उपभेद हिंदी में होते हैं। संस्कृत में 2 उपभेद और होते हैं, पररूप स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। हिंदी में पररूप स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि को संधि के अपवाद की श्रेणी में हिंदी में रखा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है, पहला है दीर्घ स्वर संधि। आज हमारे अध्ययन का विषय है कि स्वर संधि का जो प्रथम उपभेद होता है दीर्घ स्वर संधि
आज हमारे अध्ययन का यही बिंदु है, आज हमारे अध्ययन का यही विषय है। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो संधि के संदर्भ में दीर्घ का अर्थ लंबे उच्चारण काल से होता है। इसको हम लोग लिख लें तो बेहतर रहेगा। हालांकि दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बड़ा। दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ बड़ा होता है। दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बड़ा से होता है, किंतु संधि के संदर्भ में दीर्घ का शाब्दिक अर्थ लंबे उच्चारण काल से लिया जाता है। इसे दीर्घ स्वर संधि क्यों कहा जाता है? तो हम लोग देखें कि दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बड़ा होता है, परंतु संधि के संदर्भ में दीर्घ का अर्थ लंबे उच्चारण काल से लिया जाता है। दीर्घ स्वर संधि का एक अन्य नाम है, दीर्घ स्वर संधि का एक अन्य नाम है, इसे सवर्ण स्वर संधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सवर्ण स्वर संधि भी कहा जाता है। इसे सवर्ण स्वर संधि भी कहा जाता है। दीर्घ संधि का अन्य नाम है सवर्ण स्वर संधि। दीर्घ संधि का अन्य नाम है सवर्ण संधि। सवर्ण संधि ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संधि के अंतर्गत सवर्ण स्वरों का मेल होता है, और जब सवर्ण स्वरों का मेल होता है तो उनका दीर्घ रूप प्राप्त होता है। सवर्ण स्वर संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्वर संधि के अंतर्गत, इस स्वर संधि के अंतर्गत सवर्ण स्वरों का मेल होता है। दीर्घ स्वर संधि को सवर्ण स्वर संधि क्यों कहा जाता है? दीर्घ स्वर संधि को सवर्ण स्वर संधि क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संधि के अंतर्गत सवर्ण स्वरों का मेल होता है। हम लोग जानते हैं कि ए और आ, ई और दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ, ह्रस्व ई और दीर्घ री, ह्रस्व री और दीर्घ री परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। इसमें प्रथम उपभेद होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बड़ा होता है, किंतु संधि के संदर्भ में दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वह लंबे उच्चारण काल से लिया जाता है। दीर्घ स्वर संधि को सवर्ण स्वर संधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्वर संधि में के अंतर्गत सवर्ण स्वरों का मेल होता है। अब सवर्ण स्वर कौन कौन से हैं? तो ए और आ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ तथा ह्रस्व री और दीर्घ री परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। परस्पर क्या कहे जाते हैं? सवर्ण कहे जाते हैं। यानी ए का सवर्ण आ है और आ का सवर्ण ए है। इस बात को अच्छी तरह समझिए कि
ए का सवर्ण आ है, उसी प्रकार आ का सवर्ण क्या है, ए है। ह्रस्व ई का सवर्ण दीर्घ ई है, उसी प्रकार दीर्घ ई का सवर्ण ह्रस्व ई है। ह्रस्व ऊ का सवर्ण दीर्घ ऊ है, उसी प्रकार दीर्घ ऊ का सवर्ण ह्रस्व ऊ है। ह्रस्व री का सवर्ण दीर्घ री है और दीर्घ री का सवर्ण ह्रस्व री है। ऐसा नहीं है कि ए का सवर्ण केवल आ है, यानी ए का सवर्ण आ है तो आ का सवर्ण ए है। यह दोनों तरफ से संबंध स्थापित होता है। तो ए का आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ व ह्रस्व री व दीर्घ री परस्पर सवर्ण कहे जाते हैं। सवर्ण से क्या तात्पर्य होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। सवर्ण स्वर से क्या तात्पर्य होता है, तो सवर्ण स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं, सवर्ण स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण का ढंग अथवा उच्चारण प्रयत्न, जिनके उच्चारण का ढंग अथवा उच्चारण प्रयत्न समान होता है। सवर्ण स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण का ढंग अथवा उच्चारण प्रयत्न समान होता है। तो क्या इनमें कोई अंतर भी होता है? सवर्ण स्वर वे स्वर वर्ण कहे जाते हैं जिनके उच्चारण का ढंग या उच्चारण प्रयत्न समान होता है, यानी ये वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है, तो सवर्ण जिनके उच्चारण का ढंग अथवा उच्चारण प्रयत्न समान होता है, इनमें अंतर केवल उच्चारण के कालमान का होता है। इनमें अंतर केवल उच्चारण के कालमान का, या कह सकते हैं मात्रा का होता है। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि के विषय में देख रहे हैं, तो हमने समझा कि दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बड़ा होता है, परंतु संधि के संदर्भ में दीर्घ का जो अर्थ लिया जाता है वह लंबे उच्चारण काल से लिया जाता है। दीर्घ स्वर संधि का एक अन्य नाम सवर्ण स्वर संधि है। क्यों कहा जाता है इसको सवर्ण? क्योंकि इस स्वर संधि के अंतर्गत सवर्ण स्वरों का मेल होता है। तो सवर्ण स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए और आ परस्पर सवर्ण होते हैं, अर्थात ए का सवर्ण आ होता है और आ का सवर्ण ए होता है। उसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई वह एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। उसी तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। इसी प्रकार छोटा री और बड़ा री यानी ह्रस्व री और दीर्घ री एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। अब सवर्ण से क्या तात्पर्य होता है, तो सवर्ण स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण का ढंग या उच्चारण प्रयत्न समान होता है। अंतर इसमें क्या होता है, तो इनमें अंतर केवल उच्चारण के कालमान या मात्रा का होता है। सवर्ण किसे कहेंगे, तो सवर्ण स्वर क्या है, तो सवर्ण स्वर से तात्पर्य है कि एक ही उच्चारण ढंग या एक ही उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित स्वर वर्ण। इनमें अंतर सिर्फ उच्चारण कालमान का होता है या कह सकते हैं मात्रा का होता है। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि के विषय में इतना समझ लिए हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में किसी को कोई भी संशय नहीं रहा होगा। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारे
जो चर्चा का बिंदु है वह है दीर्घ स्वर संधि। हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के विषय में एक सामान्य सा परिचय लिया। अब आइए हम लोग दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है संस्कृत में उसको देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र जो होता है वह है एकः सवर्णे दीर्घ, एकः सवर्णे दीर्घ। यह दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। दीर्घ स्वर संधि का क्या सूत्र है? तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है कि एकः सवर्णे दीर्घ। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका तात्पर्य होता है अर्थात अक प्रत्याहार के अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्ण से मेल करके दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है कि एकः सवर्णे दीर्घ। एकः सवर्णे दीर्घ। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका अनुवाद नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्ण से मेल करके दीर्घ हो जाते हैं। एकः सवर्णे का जो तात्पर्य निकलता है, जो मतलब निकलता है वह होता है कि एक अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्ण से मेल करके या मेल होने पर दीर्घ हो जाते हैं। अब अक प्रत्याहार क्या है या प्रत्याहार क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो संस्कृत के वर्णों की उत्पत्ति हुई है वह 14 महेश्वर सूत्रों में निहित है। महेश्वर सूत्र जो 14 होते हैं उसमें 14 महेश्वर सूत्र में संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण उसमें निहित हैं, जिसमें से 14 में से जो प्रथम 4 प्रत्याहार होते हैं उनमें सभी स्वर निहित हैं। तो क्योंकि हम लोग स्वर संधि का वर्णन कर रहे हैं तो हम लोग केवल उन्हीं प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे जो स्वर से संबंधित है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो महेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्र को देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो महेश्वर सूत्र के हम लोग महेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला सूत्र होता है ए ई उ रे। दूसरा होता है ली री कै। तीसरा होता है ए ओ न। चौथा होता है ऐ औ च। जो महेश्वर सूत्र के 14 सूत्र हैं उसमें से जो प्रथम 4 सूत्र होते हैं वह स्वर के विषय में बताते हैं, स्वर के विषय में इंगित है। तो महेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्र, पहला सूत्र क्या होता है? ए ई उ रे री री कै ए ओ ऐ ओ अच ए ओ च। तो हम लोग यहाँ प्रत्याहार के विषय में नहीं पढ़ेंगे, एक संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं कि प्रत्याहार की गणना कैसे की जाती है। तो प्रत्याहार में प्रथम वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण को गिना जाता है, जिसमें जो हल सहित होता है उसकी गिनती उसमें होती नहीं है। तो जैसे मान लीजिए यदि हम कहें कि अण प्रत्याहार तो कहाँ से शुरू होगा? ऐसे शुरू होके ण तक आएगा। लेकिन इसमें कितने वर्ण हैं जब उसकी गिनती करेंगे तो जो हल चिन्ह वाले हैं उनकी गिनती नहीं होती। यानी अण प्रत्याहार कहेंगे
तो अ प्रत्याहार तो यहां से यहां तक होगा, लेकिन इसमें कितने वर्ण होंगे? केवल 3 ही, अ ई उ, क्योंकि इसमें ड़ में हल चिन्ह लगा है, इसलिए इस वर्णों में इसकी गिनती नहीं होती। तो अक प्रत्याहार कहां से हो गया? तो अ ई उ ड़ ली री री क, अ से लेकर के क तक, अ से लेकर के क तक क्या हो गया? यही अक प्रत्याहार होगा। इसमें क्या क्या है? तो चूंकि ड़ की गिनती हल होने के कारण नहीं किया जाएगा। ली जो है वह वैदिक ध्वनि है, और क की गिनती भी हल चिन्ह होने के नाते नहीं किया जाएगा। तो अक प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण हुए? तो अ ई उ और री, अ ई उ और री। उम्मीद है कि अक प्रत्याहार समझ में आ गया होगा। बाकी यदि हमको अंग प्रत्यय करना है तो अ ई उ री ली के ए ओंग यहां तक कर देंगे। फिर जब इनकी गिनती करेंगे तो अ ई उ री री ए ओ को गिनती करेंगे, गढ़ क और ng की गिनती नहीं करेंगे। यानी हमको केवल कहा इसमें देखना है, अक प्रत्याहार देखना है। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? अ ई उ और री, सॉरी लिरी नहीं, ली का प्रयोग संस्कृत में भी नहीं होता है, तो हिंदी में इसका प्रयोग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? कि अकः सवर्णी दीर्घ है, अर्थात अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्ण से मेल होने पर या मेल करके दीर्घ हो जाते हैं। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए? इस प्रकार अक प्रत्याहार के वर्ण, अक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हो गए? यह हुए अ ई उ और री। अक प्रत्याहार के कितने वर्ण हो गए? तो अक प्रत्याहार के 4 वर्ण हो गए। कौन कौन से हुए? अ ई उ और री। री वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है, उसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, अतः हिंदी में भी री का कोई भी प्रयोग नहीं है। तो अक प्रत्याहार के कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण हुए। अब सूत्र क्या कर रहा है कि अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्ण से मेल होने पर या मेल करके दीर्घ हो जाते हैं। तो अक प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण है? अ ई उ री, यानी अ ई उ री सवर्ण से मेल होने पर या सवर्ण से मेल करने पर दीर्घ हो जाते हैं। यह इसी सूत्र का क्या हुआ? अर्थ निकला, मायने निकला। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि यहां सवर्ण की बात आई है तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई? उम्मीद है कि आप लोग अक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनको समझ गए होंगे। परिभाषा है कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री। इसकी परिभाषा क्या हो गई कि ह्रस्व या दीर्घ अ यू री के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अ यू री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री का ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ यू री का ह्रस्व या दीर्घ अ ई, ह्रस्व या दीर्घ अ यू री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ यू री का री हो, री हो तो सवर्ण का मेल होने पर दोनों के स्थान पर
दोनों के स्थान पर क्रमशः आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और दीर्घ री हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री हो तो सवर्ण का मेल होने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और दीर्घ री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और दीर्घ री हो जाते हैं। यानी परिभाषा क्या हो गई? एक सवर्ण दीर्घ से कि अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्ण से मेल होने पर दीर्घ हो जाते हैं। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो ए ई उ और री। इसका परिभाषा क्या बन गया कि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री हो तो सवर्ण का मेल होने पर दोनों के स्थान पर अर्थात ह्रस्व हो या दीर्घ हो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए अथवा आ हो तो आ, ई अथवा ई हो तो दीर्घ ई, उ अथवा उ हो तो दीर्घ ई और री अथवा दीर्घ री हो तो दीर्घ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि दीर्घ ई का जो प्रयोग होता है वह केवल संस्कृत में होता है। दीर्घ री का जो प्रयोग होता है वह केवल संस्कृत में होता है। हिंदी में दीर्घ री के स्थान पर लघु री माने ह्रस्व ई का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह पूर्णतः संस्कृत की संधि है लेकिन परीक्षाओं में हिंदी के अंतर्गत भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि एक सवर्णी दीर्घ की जो परिभाषा है उसके आधार पर हम लोग इसको आप लोग समझ गए होंगे। इस परिभाषा के आधार पर इस संधि के भी 4 उपभेद हैं या 4 नियम हैं। ठीक है, जो परिभाषा है इस परिभाषा के आधार पर दीर्घ स्वर संधि के भी कितने नियम हैं, कितने उपभेद हैं? तो 4 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। यहां तक आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दीर्घ स्वर संधि का प्रथम उपभेद है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि का जो प्रथम उपभेद है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम नियम से लिख लेते। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर संधि का जो हम लोगों ने परिभाषा देखा कि एक सवर्णी दीर्घ से उस आधार पर हमको 4 नियम या 4 उपनियम प्राप्त होते हैं। इसके देख लेते हैं। इसको इस तरह से लिख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी अ अथवा आ हो। दीर्घ स्वर संधि का जो प्रथम उपनियम है या प्रथम उपभेद है उसके विषय में क्या है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी
अ अथवा आ हो तो संधि होने पर या मेल होने पर, तो संधि होने पर दोनों के स्थान पर, तो संधि होने पर दोनों के स्थान पर आ एकादेश हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि का जो प्रथम नियम है उसमें क्या है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ अथवा आ हो, तो संधि होने पर दोनों के स्थान पर आ एकादेश हो जाता है। एकादेश की क्रिया हम लोग समझते हैं कि दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का आ जाना एकादेश की क्रिया कहलाती है। अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अ अथवा आ। फिर है उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए अ अथवा आ। इन दोनों के अ अथवा आ और अथवा का जब मेल हो तो क्या होना चाहिए? इन दोनों के स्थान पर एकादेश होना चाहिए। एकादेश की क्रिया के फलस्वरूप क्या वर्ण आएगा? तो वह आ जाएगा आ। दीर्घ स्वर संधि का प्रथम नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी अ अथवा आ हो, तो संधि होने पर दोनों के स्थान पर आ एकादेश हो जाता है। अर्थात क्या होता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ अथवा आ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? एकादेश हो जाता है। अर्थात दो स्वर वर्णों के स्थान पर एक स्वर वर्ण आ का आदेश हो जाएगा। इसका द्वितीय नियम देख लेते हैं। इसका द्वितीय नियम है या उपनियम, या हम अध्ययन की सुविधा के लिए इसको टुकड़ों में बांट दिए हैं। हमारे अध्ययन अध्यापन का यही तरीका है। दूसरा क्या है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद या उत्तर पद का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ई अथवा दीर्घ ई हो, तो संधि होने पर या मेल होने पर, तो संधि होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है।
स्वर संधि का जो द्वितीय नियम है वह क्या है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्वी अथवा दीर्घई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ह्रस्वी अथवा दीर्घई हो तो संधि होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घई का एकादेश हो जाता है। आप लोग आदेश, एकादेश, आगम, वर्णलोप, प्रकृति भाव इसके विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संशय है तो आप लोग पीछे देख सकते हैं। अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ई अथवा दीर्घ ई हो। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी ई हो अथवा दीर्घ ही हो। तो इन दोनों के स्थान पर एकादेश की क्रिया होने पर क्या आएगा, यह दीर्घ ई आएगा। आप लोग इसको नोट कर लें। द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ई अथवा दीर्घ ई हो तो संधि होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ ई का एक आदेश हो जाता है। अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई, एक आदेश होने पर दीर्घ ई की क्रिया हो जाती है। आइए हम लोग तीसरे नियम पर चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है, स्वर संधि का जो तीसरा नियम है वह क्या कह रहा है, तृतीय नियम। स्वर संधि का जो तृतीय नियम है वह क्या कह रहा है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ अथवा दीर्घ उ तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ अथवा दीर्घ उ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ अथवा दीर्घ उ हो तो संधि या मेल होने की दशा में दोनों के स्थान पर दीर्घ उ का एकादेश हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि का जो तृतीय नियम है वह क्या कह रहा है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ अथवा दीर्घ उ हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण
उ अथवा दीर्घ उ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ का क्या हो जाता है, दीर्घ उ का आदेश हो जाता है। अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, उ अथवा दीर्घ उ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, यह भी उ अथवा दीर्घ होना चाहिए। इन दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो इन दो स्वरों के स्थान पर या इन दो वर्णों के स्थान पर दीर्घ उ का एकादेश हो जाता है। अर्थात इन दोनों स्वरों के स्थान पर, इन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। अब दीर्घ स्वर संधि का जो चतुर्थ नियम है उसको देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का चतुर्थ नियम क्या कहता है, तो जब प्रथम पद का या पूर्व पद का, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण री हो तथा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण री हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी री हो तो संधि होने पर संधि होने पर या मेल होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ री का एकादेश हो जाता है। दीर्घ री का एकादेश हो जाता है। यह दीर्घ री का एकादेश कहाँ होता है, तो यह संस्कृत व्याकरण में होता है। हिंदी में आकर के, हिंदी भाषा में दीर्घ री के स्थान पर, दीर्घ री के स्थान पर ह्रस्व री का एक आदेश होता है। ह्रस्व री का एक आदेश होता है। हालांकि होना चाहिए दीर्घ री। व्याकरण की दृष्टि से दीर्घ री ही होना चाहिए। संस्कृत में दीर्घ री ही होता है, लेकिन हिंदी में ह्रस्व ई को मान लिया जाता है। लेकिन अगर परीक्षा में आप लोग लिखते हैं तो दीर्घ री को ही लिखिएगा। यदि विकल्प में दीर्घ री नहीं रहता है तो ह्रस्व री को लिखा जाएगा। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो ह्रस्व री है। दीर्घ री नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। 3 नियम में है, इसमें नहीं है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो यह भी है ह्रस्व ई। इन दोनों के स्थान पर एकादेश क्या होता है, एकादेश होता है दीर्घ री का। लेकिन हिंदी में अगर री रहेगा तो भी काम चल जाएगा। दीर्घ री न रहने की स्थिति में री को मान लिया जाता है। यहाँ
हमको परीक्षा हाल में कोई जिद करने से फायदा नहीं होगा, हमारा नुकसान ही हो जाएगा। तो आप लोग इन नियमों को देख लीजिए, लिख लीजिए। तो दीर्घ स्वर संधि को पढ़ते समय हम लोग उसकी परिभाषा के विषय में पढ़ें, सूत्र के विषय में पढ़ें, और सूत्र पर हमने चर्चा कर लिया। हमने संधि की दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देखा, और संधि की परिभाषा के आधार पर हम लोगों ने 4 नियमों को देखा। तो हमने प्रथम नियम क्या देखा था? आइए हम लोग प्रथम नियम की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ अथवा आ हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ का एकादेश हो जाता है। दीर्घ आ का एकादेश हो जाता है, अर्थात हम लोगों ने सूत्र के रूप में इसको क्या लिखा था? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अ अथवा आ। द्वितीय पद या उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? क्या हो, होना नहीं चाहिए, क्या हो? यह हो अ अथवा आ। तो एकादेश होके क्या होता है? एकादेश होके क्या होता है? तो आ हो जाता है। यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी। अब इस नियम के आधार पर हमारे पास 4 स्थितियां बनती है। क्या है? इस नियम के आधार पर हमारे पास कितनी स्थितियां बनती हैं? तो 4 स्थितियां बनती हैं। इस नियम के आधार पर 4 स्थितियां बनती हैं। वो स्थिति कौन कौन सी है? उसमें पहली स्थिति है, या क्या कह सकते हैं, कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी अ हो। पहली स्थिति क्या बनती है? कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ हो, तो इन दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द दिया हुआ है सर्व, और एक शब्द दिया हुआ है अधिक। एक शब्द है सर्व और एक शब्द है अधिक। हमें इन्हीं दोनों का मेल करना है, इन्हीं दोनों का संधि करना है। तो हम संधि की अवधारणा जब कक्षा हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि संधि करने के लिए अथवा संधि विच्छेद करने के लिए हमने 5 सोपान को दिया था। तो पहला सोपान क्या था संधि करने के लिए? कि शब्द युग्म, अर्थात संधि करने के लिए हमें क्या मिल गया? शब्द युग्म मिल गया। यानी हमारे पास क्या हो गया? सर्व और अधिक, यहाँ 2 शब्द युग्म हो गए। फिर दूसरा सोपान क्या था, या दूसरा स्टेप क्या था, या दूसरी क्रिया क्या होनी थी? कि हमको इनका क्या करना है? वर्ण विच्छेद कर लेना है। तो सर्व यहाँ व को हल सहित कर देते हैं और यहाँ से अ निकाल लेते हैं। हमने बताया था कि वर्ण विच्छेद हम किसका करेंगे? तो जो वर्ण शब्द सीमा पर रहेंगे उन्हीं का करेंगे। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा।
और यहां से ए को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और धी होता है। फिर हमने क्या देखा कि हम संधि वर्ण का तीसरे स्टेप में क्या देखते हैं कि हम लोग जो संधि वर्ण होता है उसकी पहचान करते हैं। तो हमारे यहाँ संधि वर्ण क्या हो गया, ये हो गया ए और आ, ए और ए, यानी ए और ए का मेल होने पर क्या होगा, तो चतुर्थ चरण में क्या होगा, यह ए और ए का मेल आ हो जाएगा, यानी सर्व यहाँ है और आ यहाँ है और धी है, धिक है। यानी हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका मेल कर देंगे, यानी शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सर्वाधिक। पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये, चौथे चरण में मिला देंगे, यानी इसको मिलाएंगे, एक स्टेप और लिखेंगे। लेकिन पिछली कक्षाओं में हमने बहुत चर्चा किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से लिख देंगे, नहीं तो यही कक्षा 8-10 घंटे की हो जाएगी। उसके बाद और क्या हम शब्द देख सकते हैं, एक शब्द है जो वर्तनी शुद्धि में भी काफी परेशान करता है, तो वह शब्द हम लोग देख लेते हैं। कौन सा शब्द है, एक शब्द है मुर और अरि, मुर और अरि। अब यहां देख लेते हैं, मुर और यहाँ ए निकाल लेते हैं, फिर यहाँ ए है और री है। यह क्या हो गया, मुर, ए और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, आ और री है। यह शब्द क्या बन गया, मुरा और री। एक शब्द क्या बन जाता है, मुरारी। अक्सर मुरारी लोग इस तरह से लिख देते हैं, जो कि वर्तनी शुद्धि से गलत है, तो मुरारी इस प्रकार से होगा। और कोई शब्द देख लेते हैं। अब हम बहुत स्टेप नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार एक शब्द और देख लेते हैं, वह क्या है, जीव है। जीव का मेल हम लोग जब अस्म से करेंगे, क्या करेंगे, जीव का मेल अस्म से करेंगे, तो यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलकर के क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। तो शब्द क्या बनता है, जीवाश्म। शब्द क्या बनता है, जीवाश्म। उम्मीद है कि इन दो उदाहरणों से आप लोग कुछ स्पष्ट हो गया होगा। आप लोग इसको स्वतः करने का प्रयास करिएगा। यदि कोई संशय होता है तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, या ददरा अकादमी का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उस पर भी विजिट करके या अपना प्रश्न दे करके आप लोग पूछ सकते हैं। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द है शब्द और उसका मेल हम लोग अवली से कर लेते हैं। तो यहाँ द का अ और ये है, दोनों मिलाकर के क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। शब्द क्या बनता है, शब्दावली। शब्द क्या बनता है, शब्दावली। इन दोनों उदाहरणों को हमने खोलकर बता दिया है, बाकी दो उदाहरण हमने ऐसे ही सीधे सीधे बता दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। और एक उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है विंध्य और इसका मेल हम लोग अचल से करते हैं, अचल से करते हैं। तो शब्द क्या बनता है, विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्याचल दे करके कभी कभी संधि विच्छेद में पूछ लेता है, तो बहुत से लोग अंचल कर देते हैं। हालांकि शब्द है विंध्याचल। विंध्याचल, अंचल कहीं भी नहीं है, विंध्याचल है। उम्मीद है कि इस नियम के आधार पर जो 4 स्थितियां बनती हैं, तो प्रथम स्थिति क्या बनती है, अ और अ का मेल होता है तो आ बन जाता है। हमने 4-5 उदाहरण दे करके, यानी पहला उदाहरण, कितना उदाहरण हो गया, 1 2 3 4 और 5। अन्य प्रश्नों को आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा। कहीं कोई भी संशय होती है तो 24 घंटा में आप लोग कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग इसको उतार लें। इस नियम के आधार पर जो दूसरी स्थिति बनती है, वह कौन सी स्थिति बनती है? इस नियम के आधार पर जो दूसरी स्थिति बनती है, वह क्या बनती है? वह स्थिति बनती है
अच्छा, इस नियम के आधार पर जो दूसरी स्थिति बनती है वह क्या बनती है? वह बनती है ए के साथ आ का मेल, अर्थात ए के साथ आ का मेल जब होता है तो क्या बनता है? तो भी आ बनता है। ए के साथ आ का जब मेल होता है तो क्या बनता है? तब भी आ बनता है। तब भी क्या बनता है? आ बनता है। जैसे एक शब्द है आर्य और इसका मेल जब आवर्त से होता है, इसका मेल जब आवर्त से होता है तो क्या होता है? ए को हम लोग हल सहित कर देते हैं और इसमें से ए निकाल लेते हैं, फिर आ यहाँ से अलग हो जाता है और वर्त अलग हो जाता है। यह ए और आ मिल करके क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह बन जाता है आर आ और वर्त। यह मिलके क्या बन जाता है? आर्या आर्या वर्त। क्या बन जाता है? आर्या वर्त बन जाता है। उम्मीद है कि यह संधि करने की प्रक्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। यह संधि करने की प्रक्रिया क्या है आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक दूसरा शब्द देख लेते हैं। दूसरा शब्द है पूर्ण का मेल जब आहुत से हो रहा है। पूर्ण का मेल जब आहुत से हो रहा है तो पूर्ण में र को हल सहित कर देते हैं, अलग अ बाहर कर देते हैं, उसके बाद आ अलग करते हैं और हुत कर देते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि अ और आ के मेल से क्या हो जाता है? आ का एकादेश हो जाता है, यानी अ और आ दोनों वर्णों के स्थान पर आ जाता है तो शब्द क्या बन जाता है? पूर्णाहुत। उसी प्रकार आप लोग चाहें इन दोनों को नोट कर सकते हैं, इन दोनों को देख सकते हैं। और एक शब्द हम लोग देख लेते हैं। जब प्राण का मेल आयाम से होता है तो शब्द बनता है प्राणायाम। शब्द बनता है प्राणायाम। कौन सा शब्द बनता है? प्राणायाम। प्राण का मेल जब आयाम से होता है तो शब्द बनता है प्राणायाम। उसी प्रकार एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ही, बहुत ही भ्रमित करने वाला शब्द है वह कुश का मेल आसन से होता है तो शब्द बनता है कुश आसन। कुश आसन वह दूसरा शब्द है, यह कुश आसन यह अन्य शब्द है। इसमें है कि यह किससे संबंधित है? यह कुश के आसन से संबंधित है। कुश आसन में कु जो होता है वह उपसर्ग होता है और वह कु उपसर्ग और शासन शब्द के मेल से बनता है, जिसका अर्थ होता है एक खराब शासन या एक बुरा शासन। लेकिन यह क्या है? यह कुश शासन है। फिर उसी प्रकार से एक शब्द हम लोग देख लेते हैं। जब चिर का मेल आयु से होता है, चिर का मेल आयु से होता है तो शब्द बनता है चिरायु। उम्मीद है कि अ और आ के मेल से जब आ बनता है तो इसी प्रकार शब्द बनते हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन सबको यहाँ लिख पाना, सबको करवा पाना संभव नहीं है। हम लोग फिर आगे तीसरी स्थिति पर बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो इस नियम के आधार पर तीसरी स्थिति बनती वह क्या होता है? वह प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ हो, तब भी क्या होता है? इन दोनों के स्थान पर आ का एकादेश हो जाता है। आइए हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। प्रथम नियम के आधार पर जो तीसरी स्थिति बनती है उसमें क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो? अ हो। तो तब भी क्या होता है? तब भी दोनों के स्थान पर क्या होता है? आ का एकादेश हो जाता है। इसमें शब्द कौन कौन से बनते हैं? तो हम पहला शब्द देख लेते हैं। सुधा है, सुधा और इसका मेल जब अंशु से होता है तो शब्द क्या बनता है?
सुधांश। शब्द क्या बनता है? सुधांश। उम्मीद है कि इसको करना नहीं पड़ेगा, आप लोग यहाँ से आ और यहाँ से ऐ इन दोनों को निकाल के मेल कर लेंगे। समस्या मुझे नहीं लगता है कि होगी, क्योंकि हम लोग बहुत भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें एक दूसरा शब्द है, वह है क्या है? तारा। तारा का मेल जब अंकित से होता है तो शब्द क्या बनता है? तारांकित। शब्द क्या बनता है? तारांकित। उम्मीद है कि यहां भी समझने में कोई संशय नहीं हुआ होगा। यह अ के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह है वह आ के ऊपर आ जाता है। वह क्या होता है? वह आ के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह आ जाता है। यहां उसको लेकर के संशय में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार है, एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं। महा का मेल जब अनुभाव से होता है, महा का मेल जब अनुभाव से होता है तो शब्द क्या बनता है? महानुभाव। महानुभाव। महा का मेल जब अनुभाव शब्द से होता है, महा शब्द का मेल जब अनुभाव शब्द से होता है तो क्या बनता है? महानुभाव बनता है। क्या बनता है? महानुभाव बनता है। उसी प्रकार से एक शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा का मेल जब जब अंजन से होता है तो क्या शब्द बनता है? तो शब्द बनता है श्रद्धांजलि। तो क्या शब्द बनता है? श्रद्धांजलि। श्रद्धा का मेल जब अंजलि शब्द से होता है तो क्या बनता है? श्रद्धांजलि बनता है। क्या बनता है? श्रद्धांजलि बनता है। यहाँ हमको यह विश्वास है कि हमने 2-3 उदाहरण पूरा खोल के उसका संधि किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको भी देखने की उस तरह करने की जरूरत है। इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तथा का मेल जब अब से होता है तो शब्द क्या बनता है? तथापि। शब्द क्या बनता है? तथापि। तो प्रथम नियम के आधार पर जो 3 स्थितियां बनती हैं कि पहले प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ हो, तो दोनों के स्थान पर आ का एकादेश हो जाता है। अब आइए हम लोग इस नियम के आधार पर, यानी प्रथम नियम के आधार पर जो चौथी स्थिति बनती है वह क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी आ हो, तो क्या होता है? दोनों के स्थान पर आ का एकादेश हो जाता है। क्या होता है कि दोनों के स्थान पर आ का एकादेश हो जाता है। आइए इसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी आ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? आ का एकादेश हो जाता है। कौन सा शब्द है? तो एक शब्द हम लोग देख लेते हैं। जब वार्ता का मेल आलाप से होता है, वार्ता का मेल आलाप से होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ता में आ है और यहाँ पर आ है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी आ है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी आ है, तो यह दोनों आ मिलकर के एकादेश बना के आ कर लेंगे। तो शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है वार्तालाप। शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है वार्तालाप। उम्मीद है कि यह आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। उसी प्रकार से एक शब्द है परंपरा, और परंपरा का जो मेल होता है वह हम लोग आगत से कर देते हैं। तो रा में आ है और यहाँ पर आ है, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? आ का एकादेश हो जाता है। शब्द क्या बनता है? शब्द क्या बनता है? परंपरागत। यदि हम लोग अभी हर शब्द का क्या करें? वर्ण विच्छेद करके संधि की क्रिया करना प्रारंभ करें तो 4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी।
वो आप लोगों के लिए भी समस्याजनक रहती है और मेरे लिए भी समस्याजनक रहती है। तो हमने 2-3 उदाहरण बता दिए हैं, बाकी मैं बता दे रहा हूं, किसी को कोई समस्या होगी आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। तीसरा शब्द हम लोग देख लेते हैं। तीसरा शब्द है भाषा का मेल हम लोग जब आबद्ध से कर देते हैं। भाषा का मेल हम लोग जब आबद्ध से करते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? भाषा बद्ध। शब्द क्या बन जाता है? भाषा बद्ध। भाषा में सा है, सा में आ है, और आ का मेल हम लोग जब आ से करते हैं तो आ मिलता है तो क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर आ का एकादेश हो जाता है, तो भाषा और आबद्ध मिलकर के भाषाबद्ध बना लेते हैं। उसी प्रकार से है जब कारा का मेल आवास से होता है। जब कारा का मेल आवास से होता है तो रा का आ और आ दोनों मिलकर आ बना लेते हैं, तो शब्द क्या बनता है? कारावास। शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है कारावास। उसी प्रकार से एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं। जब शिला का मेल आसन से होता है, शिला का मेल आसन से होता है तो शब्द क्या बनता है? शिलासन। शब्द क्या बनता है? शिलासन। उसी प्रकार से कितने शब्द हो गए? 5। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, 5 शब्द। तो हम लोगों ने देखा कि दीर्घ स्वर संधि का जो प्रथम नियम था कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ अथवा आ हो तो दोनों संधि होने की स्थिति में या मेल होने की स्थिति में दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। प्रथम नियम के आधार पर हमारे पास 4 स्थितियां होती है। पहली स्थिति के आधार पर क्या होती है कि जब अ और अ का मेल होता है तो आ होता है। हमने 4-5 उदाहरण करवा दिए। द्वितीय स्थिति क्या बनती है कि जब अ और आ का मेल हो, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण आ हो तब भी आ बनता है। तीसरी स्थिति क्या होती है कि पहले आ हो बाद में अ हो तब भी आ बनता है। और चौथी स्थिति क्या होती है कि पहले आ हो और बाद में आ हो तब भी क्या बनता है? आ बनता है। तो हमने 2-2, 3-3, 4-4 उदाहरण यथासंभव करवा दिया। आइए अब हम लोग द्वितीय नियम के आधार पर देख लेते हैं। द्वितीय नियम के आधार पर देख लेते हैं। तो द्वितीय नियम के आधार पर कौन सी स्थिति बनती है? द्वितीय नियम के आधार पर कौन सी स्थिति बनती है? द्वितीय नियम के आधार पर कौन सी स्थिति बनती है? द्वितीय नियम के आधार पर बनता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? ई अथवा दीर्घ ई हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? वह भी ई अथवा दीर्घ ही हो। तो इसमें परिवर्तन या विकार क्या होता है? तो एकादेश होता है। एकादेश के फलस्वरूप क्या बनता है? दीर्घ ही बनता है। तो द्वितीय नियम के आधार पर फिर क्या बनता है? पुनः 4 स्थिति बनती है। 4 स्थितियां निर्मित होती हैं या बनती हैं। द्वितीय नियम के आधार पर
4 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी स्थिति बनती है? तो पहली स्थिति होती है ह्रस्व ई और ह्रस्व ई का मेल होने पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। पहली स्थिति क्या होती है कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई का मेल होने पर दीर्घ स्थिति आ जाती है, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व ई हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। कौन कौन इसमें कौन सी स्थिति बनती है? तो पहला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, इसको लेखन में बहुत लोग गलती करते हैं। पहला उदाहरण क्या है? रवि और इंद्र का जब मेल होता है तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। र व है और यहाँ ह्रस्व ई है और यहाँ ह्रस्व ई है और यहाँ द्र है। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिल करके क्या बना लेते हैं? यह दीर्घ ई भी बना लेते हैं। यानी शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है रविंद्र। शब्द क्या बनता है? रविंद्र। लेकिन लिखने में रविंद्र शब्द को बहुत से लोग, क्योंकि नाम है तो कुछ भी किसी भी तरह लिख सकते हैं, रविंद्र इस तरह के से लिखते हैं। लेकिन रविंद्र जो होता है वह व्याकरणिक दृष्टि से क्या होता है? व्याकरणिक दृष्टि से गलत होता है। व्याकरणिक दृष्टि से यह इस तरह का रविंद्र क्या होता है? गलत है। सही रविंद्र यही है। फिर और देख लेते हैं। रवि और इंद्र मिलकर के क्या बना लिए? तो यह बना लिए रविंद्र, यहां लिखिए या नहीं वहां लिख दीजिए। फिर दूसरा शब्द हम देख लेते हैं। दूसरा शब्द है जब हरि का मेल इच्छा से हो रहा है। हरि का मेल इच्छा से हो रहा है तो शब्द क्या बन रहा है? हरिक्षा। क्या शब्द बन रहा है? हरिक्षा। हरिक्षा। हरि का मेल जब इच्छा से होता है तो क्या बनता है? हरिक्षा। उसी प्रकार एक शब्द और देख लेते हैं। जब प्रति का मेल ईक से होता है, प्रति का मेल ईक से होता है तो त का ई और ई यह दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? प्रतीक बना लेते हैं। प्रतिधन ईक बराबर क्या हो जाता है? प्रतीक हो जाता है। प्रतिधन ईक बराबर क्या हो जाता है? प्रतीक हो जाता है। इन सब प्रतीक का, हरिक्षा का, रविंद्र का, इन सब का संधि विच्छेद करते समय प्रायः गलती होती है। हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। एक शब्द और देख लेते हैं। क्या है? जब अभि का मेल इष्ट से होता है। जब अभि का मेल इष्ट से होता है तो क्या होता है? क्या बनता है? अभीष्ट बनता है। अभि का मेल जब इष्ट से होता है तो क्या बनता है? अभीष्ट बनता है। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं। क्या है? कि जब मुनि का मेल इंद्र से होता है तो कौन सा शब्द बनता है? मुनींद्र बनता है। कौन सा शब्द बनता है? मुनींद्र बनता है। मुनि का मेल जब इंद्र से होता है तो कौन सा शब्द बनता है? मुनींद्र बनता है। यानी द्वितीय नियम का जो प्रथम स्थिति बनता है वह क्या है? कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ही हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व ही, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। अब आइए हम लोग नियम दूसरे के द्वितीय स्थिति को देख लेते हैं। मुझे जहां तक भरोसा है कि आप लोगों को यह संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके पूर्व की कक्षाओं में काफी ढंग से देख लिया। अगर किसी को संशय होती है तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। इसमें दूसरी स्थिति क्या बनती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व ही हो। यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण हो वह दीर्घ ही हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? वह ह्रस्व ही हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ही हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? वह ह्रस्व ही हो। तो क्या होता है कि दोनों के स्थान पर क्या होता है? दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। पहला उदाहरण देख लेते हैं। फणी का मेल जब इंद्र से होता है। फणी का मेल जब इंद्र से होता है तो दीर्घ ई और ह्रस्व ई का मेल होकर में क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। तो शब्द क्या बनता है? फणींद्र।
फड़ी का मेल जब इंद्र से होता है तो कौन सा शब्द बनता है? तो शब्द बनता है फणींद्र बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द है हिंदी, हिंदी का मेल जब इतर से होता है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई है और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई है, तो यह दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? यह दोनों मिलकर के दीर्घ ई बना लेते हैं, हिंदी इतर होता है। तीसरा शब्द क्या होता है? तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यह है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई है और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है, तो इस सची और इंद्र का जब मेल होता है तो शब्द क्या बनता है? तो बनता है सचिंद्र। कौन सा शब्द बनता है? तो शब्द बनता है सचिंद्र। उसी प्रकार से चौथा शब्द है जब मही का मेल, मही का मेल इंद्र से होता है तो शब्द क्या बनता है? तो शब्द बनता है महेंद्र बनता है। महेंद्र जो होता है वह गुण स्वर संधि के द्वारा बनता है। हमको महेंद्र और महेंद्र में संशय नहीं करना है, आप लोग केवल यहाँ नियमों का पालन कीजिए। फिर मही और इंद्र का जब मेल होता है तो शब्द क्या बनता है? महेंद्र होता है। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, जब लक्ष्मी का मेल इच्छा से होता है तो शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है लक्ष्मीक्षा। यानी हम लोगों ने द्वितीय नियम के आधार पर जो दूसरी स्थिति बनी है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का आदेश एक आदेश हो जाता है। हमने 3-4 उदाहरण से उसको समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आए होंगी। आइए अब हम लोग द्वितीय नियम के आधार पर जो तीसरी स्थिति बनती है उसको देख लेते हैं। तो तीसरी स्थिति क्या बनती है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई का जब मेल होता है तो क्या बनता है? दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का जब मेल होता है तो क्या बनता है? दीर्घ ई का एकादेश हो जाता है। यानी एकादेश का मतलब होता है कि दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का पाया जाना या एक वर्ण का हो जाना क्या होता है? एकादेश की क्रिया होती है, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई। यानी एक शब्द है, इसको हम देख लेते हैं, छिति। छिति का मेल जब ईस से होती नहीं, हाँ ह्रस्व ई, हाँ छिति का मेल जब ईस से होता है तो शब्द क्या बन जाता है? तो शब्द बन जाता है क्षितीश। छिति का मेल जब ईस से होता है तो क्या शब्द बनता है? तो शब्द बन जाता है क्षितीश। उसी प्रकार से दूसरा है कपि का मेल। कपि का मेल जब ईस से होता है तो शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है कपीस। यहाँ देखिए, यहाँ ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई बना लेते हैं। यहाँ ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है, यह दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बना लेंगे। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई बनता है। इसको हम लोग तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। परि का मेल जब इच्छा से होता है, परि का मेल जब इच्छा से होता है तो शब्द क्या बनता है? परीक्षा बनता है। शब्द क्या बनता है? परीक्षा बनता है। परि का मेल जब इच्छा से होता है तो शब्द क्या बनता है? परीक्षा बनता है। इसको करने में बहुधा लोग क्या होता है? बहुधा लोग भूल कर देते हैं। उसी प्रकार मुनि का मेल जब ईश्वर से होता है, मुनि का मेल जब हम लोग